जब फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हुई, तो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सिर्फ खुद जंग नहीं थी। एक और चीज थी जो हजारों किलोमीटर दूर के देशों को भी प्रभावित कर सकती थी, और वो थी तेल। गाड़ियों के पेट्रोल से लेकर ट्रकों और जहाजों के डीजल तक और हवाई जहाजों के जेट फ्यूल तक, आधुनिक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अब भी तेल पर निर्भर है। इसलिए जब होर्मुज जलडमरू मध्य में टैंकरों की सामान्य आवाजाही लगभग रुक गई, तो जल्दी ही यह डर बढ़ गया कि कहीं सप्लाई में बहुत बड़ी कमी न हो जाए। होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच एक सकरा समुद्री रास्ता है। नक्शे पर यह छोटा सा दिखता है, लेकिन यह पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद हर दिन यहां से गुजरते हैं। ये समुद्री मार्ग से दुनिया में पहुंचाए जाने वाले कुल तेल का लगभग चौथाई हिस्सा है। सऊदी अरब का अधिकांश तेल यहीं से गुजरता है। इराक, कुवैत, यूएई, कतर और फारस की खाड़ी के अन्य उत्पादकों का तेल भी यहीं से गुजरता है। इसलिए 28 फरवरी 2026 को जब संघर्ष शुरू हुआ, अचानक होर्मुज में तेल की आवाजाही ठप हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का सारा तेल अचानक गायब हो गया, लेकिन आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा अब आसानी से गल्फ से बाहर नहीं आ सकता था। एक और समस्या थी, जब टैंकर बाहर नहीं जा सकते, तेल उत्पादक देशों में भंडारण सुविधाएं भी भरने लगती हैं। जब रखने की जगह नहीं बचती, तो उन्हें खुद ही उत्पादन कम करना पड़ता है। अप्रैल आते आते अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने अनुमान लगाया कि कुछ गल्फ देशों से हर दिन 10 मिलियन बैरल से ज्यादा उत्पादन अस्थायी रूप से बाधित हो गया था। यहीं से इस संकट का असली बोझ महसूस होना शुरू हुआ। जब तेल कम होता है लेकिन मांग ज्यादा रहती है, तो कीमतें बढ़ती हैं। ईंधन परिवहन और उत्पाद निर्माण में उपयोग होता है, जिससे एयरलाइंस, शिपिंग, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ सकता है। डिलीवरी और खाने में भी अप्रैल में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं। एक बैरल की कीमत लगभग $138 तक पहुंच गई। इसलिए कई देशों में ईंधन और भी महंगा हो गया। लेकिन इस समस्या को कम करने के कुछ तरीके हैं। कुछ पाइपलाइनें खाड़ी का कुछ तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना गुजरे बाहर निकाल सकती हैं। सऊदी अरब के पास बड़ी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। यह देश के पूर्वी हिस्से से तेल को रेड सी तक ले जाती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास भी अपनी पाइपलाइन है, जो फुजेरा तक जाती है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। ये पाइपलाइनें बहुत मददगार हैं, लेकिन ये काफी नहीं हैं। ये पाइपलाइनें पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले बहुत बड़ी मात्रा में तेल की तुलना में काफी कम तेल ले जा सकती हैं। इसीलिए दूसरे देशों ने दूसरे बचाव उपाय का इस्तेमाल किया, उनकी इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स। ये कच्चे तेल और ईंधन का बड़ा भंडार है, जिसे गंभीर सप्लाई संकट के समय के लिए रखा जाता है। 11 मार्च 2026 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 सदस्य देशों ने अपने इमरजेंसी स्टॉक्स से 400 मिलियन बैरल तक तेल निकालने पर सहमति जताई। ये आईईए के इतिहास में सबसे बड़ा समन्वित आपातकालीन तेल निकासी था। ये बहुत बड़ी मदद थी, लेकिन इन भंडारों की भी एक सीमा है। इमरजेंसी ऑयल बैंक में जमा पैसों की तरह है, जिसे समस्या के समय इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह अनंत नहीं। जब तक बाधा रहेगी, धीरे धीरे स्टॉक कम होते जाते हैं। इसलिए सिर्फ पाइपलाइन और भंडारों पर निर्भर रहना काफी नहीं। लेकिन ये कदम भी अभी पर्याप्त नहीं है। या तो कहीं और से और तेल लाना होगा, या फिर पूरी दुनिया में तेल का इस्तेमाल कम करना होगा, और दोनों ही चीजें होने लगी हैं। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं और ईंधन की कमी होती है, कई व्यवसायों और उपभोक्ताओं को मजबूरन कम इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ सरकारों ने भी ऊर्जा की खपत कम करने और ऊर्जा के दूसरे स्रोत खोजने के लिए कदम उठाए। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2026 में खासकर एशिया में ऊंची कीमतों और सीमित सप्लाई के कारण अनुमानित वैश्विक तेल की मांग में गिरावट आई। लेकिन एशिया में एक देश है जो बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, और वो है चीन। कई वर्षों से चीन दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने वाला बहुत बड़ा खरीदार रहा है। चीन को अपने ट्रांसपोर्ट, उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन चाहिए। अगर चीन के तेल खरीदने की मात्रा अचानक बदले, तो इसका असर पूरी वैश्विक मार्केट पर पड़ेगा। ईरान संघर्ष शुरू होते ही तेल व्यापारियों ने देखा कि चीन के समुद्री मार्ग से कच्चे तेल का आयात अचानक कम हो गया। दूसरे देशों से और ज्यादा तेल खरीदने के बजाय चीन ने ग्लोबल मार्केट से अपनी खरीद कम कर दी, और इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा तेल खरीदता है। जब चीन ने अपनी खरीद कम की,
तो यह बहुत बड़ी बात थी। इससे दूसरे देशों के लिए ज्यादा तेल बच गया। लेकिन बड़ा सवाल है, अगर चीन को अर्थव्यवस्था के लिए इतना तेल चाहिए, तो उसने समुद्री रास्ते से आने वाला तेल इतना कम कैसे कर दिया बिना देश को रोके? इसका जवाब है, उसने असल में कमी नहीं की। और जब युद्ध भड़का, तब तक चीन काफी समय से इस तरह के संकट की संभावना के लिए तैयारी कर रहा था। और यहीं पर दिखता है कि चीन की लंबी तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। चीन ने तेल संकट से ज्यादा प्रभावित न होने के लिए कई तरीके अपनाए, और इनमें से ज्यादातर की तैयारी उन्होंने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही कर ली थी। चीन ने सबसे पहले देश से ईंधन भेजने पर सख्ती की। चीन की रिफाइनरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जहां कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल आदि बनाए जाते हैं। अक्सर इन उत्पादों का एक हिस्सा चीन एशिया के अन्य देशों में निर्यात करता है। लेकिन जब मध्य पूर्व में समस्या शुरू हुई, तो बीजिंग ने फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर कड़ी पाबंदी लगा दी, ताकि चीन के अंदर ज्यादा सप्लाई बनी रहे। अप्रैल 2026 आते आते देश के शोधित ईंधन का निर्यात लगभग एक दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गए। इसका मतलब है, कम गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल बाहर भेजा गया, जबकि घरेलू बाजार के लिए ज्यादा उपलब्ध रहा। इसी के साथ चीन की ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जब एविएशन फ्यूल महंगा या कम होता है, तो हवाई जहाज चलाना भी महंगा हो जाता है। लेकिन चीन के पास एक बड़ा फायदा है जो कई देशों के पास नहीं है। चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क विशाल है, इसलिए जिन यात्राओं के लिए ट्रेन ली जा सकती है, वहां हवाई जहाज और गाड़ी के बजाय ट्रेन एक आसान विकल्प बन जाती है। चीन का एक और महत्वपूर्ण फायदा इलेक्ट्रिक वाहन है। कई सालों से चीनी सरकार और कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने में भारी निवेश कर रही हैं। पहले इन वाहनों की चर्चा मुख्यतः प्रदूषण और ऑटो इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा पर होती थी, लेकिन तेल संकट के दौरान ये अब चीन की ऊर्जा सुरक्षा में भी शामिल है। इलेक्ट्रिक कार को अब पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब भी चीन में करोड़ों गाड़ियां बिजली से चल सकती हैं। ये चीन की तेल की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। कई ट्रक, हवाई जहाज, जहाज और औद्योगिक मशीनें अब भी पेट्रोलियम ईंधन इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक वाहन और ट्रेनें, कम फ्लाइट्स और ईंधन की बचत से तेल की मांग घटती है और कीमतें कम होती हैं। चीन में कोयला भी बड़ा ऊर्जा स्रोत है। कोयला अधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण अन्य ऊर्जा स्रोतों से ज्यादा प्रदूषित करता है। फिर भी चीन में इसका उद्योग बहुत बड़ा है। पिछले वर्षों में देश ने कोयला आधारित बिजली क्षमता बढ़ाई है। साथ ही सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा भी तेजी से बढ़ा रहा है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ज्यादा बिजली कोयला, सौर, पवन, जल और परमाणु से आती है, तो अर्थव्यवस्था के कुछ कार्यों के लिए तेल पर दबाव कम हो जाता है। चीन का एक बड़ा कोयला रसायन उद्योग भी है। ये कोयले से कुछ रसायन और औद्योगिक सामग्री बनाता है, जिन्हें दूसरे देशों में आमतौर पर तेल या प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। लेकिन अगर इन सबको भी मिला दें, फिर भी ये नहीं बताता कि चीन ने कच्चे तेल के आयात में भारी गिरावट कैसे संभाली। इस सवाल के जवाब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन विशाल भंडारण सुविधाओं में है, जिन्हें देश ने कई वर्षों में बनाया है। तेल भंडार। चीनी सरकार अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की पूरी संख्या जारी नहीं करती है, इसलिए कोई सटीक सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है जिसका उपयोग यह कहने के लिए किया जा सके कि चीन के पास वास्तव में कितने बैरल हैं। ऊर्जा विश्लेषक सैटेलाइट इमेज का उपयोग करते हैं। शिपिंग रिकॉर्ड्स, रिफाइनरी डेटा आदि से अनुमान लगाया जाता है कि देश में कितना तेल जमा है। अनुमानों के अनुसार चीन का भंडार बहुत बड़ा है। यह सिर्फ सरकारी आपातकालीन भंडारण ही नहीं है, यह बड़ी तेल कंपनियों, रिफाइनरी, बंदरगाहों और अन्य भंडारण स्थलों के वाणिज्यिक भंडार भी हैं। इसी कारण मध्य पूर्व से आपूर्ति घटने पर चीन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुरंत हर खोई हुई आयातित बैरल की भरपाई नहीं करनी पड़ी। ये देश अपने जमा तेल का उपयोग कर सकता है। इसी वजह से संकट के शुरुआती महीनों में चीन के समुद्र मार्ग से आने वाले कच्चे तेल के आयात में तेज गिरावट आई और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तुरंत नहीं रुका। लेकिन यह संयोग नहीं था कि इतना तेल जमा हुआ। बीजिंग को पहले से पता था कि चीन में एक बड़ी कमजोरी है, इसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जरूरी कच्चा तेल ज्यादातर दूसरे देशों से आता है और उसका अधिकतर भाग समुद्र व संकरे शिपिंग रूट से होकर गुजरता है।
जो युद्ध या राजनीतिक संघर्ष से प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से कई सालों तक चीन ने अपनी रणनीतिक भंडार को धीरे-धीरे बढ़ाया और आयातित तेल के स्रोतों का विस्तार किया। इसमें दो देश बहुत महत्वपूर्ण हो गए, रूस और ईरान। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों ने रूसी ऊर्जा उद्योग पर व्यापक प्रतिबंध लगाए। रूस ने एक बड़ा बाजार खो दिया, खासकर यूरोप में। इसलिए उसने एशिया के देशों को ज्यादा तेल बेचना शुरू किया। इनमें से चीन इसके सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। रूस से तेल टैंकर के जरिए भी आता है और कुछ तेल सीधे पाइपलाइन के जरिए चीन में पहुंचता है। इस तरह बीजिंग को कच्चे तेल का एक और बड़ा स्रोत मिल गया, जिसे होर्मुज जलडमरू मध्य से नहीं गुजरना पड़ता। यह बहुत महत्वपूर्ण था जब ईरान युद्ध शुरू हुआ। जब चीन को खाड़ी से अपनी पुरानी सप्लाई हासिल करने में मुश्किल हुई, तो रूसी तेल और भी ज्यादा अहम हो गया। जब 2026 की गर्मियां आई, फिर से एक बड़े चीनी रिफाइनर सिनोपेक ने फार ईस्ट से रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भी चीन का एक और असामान्य तेल संबंध पहले से ही था, ईरान। ईरानी तेल उद्योग पर लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के लिए तेल बेचना मुश्किल बनाना है और इससे पैसा प्राप्त करना। लेकिन ईरानी कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा लगातार चीन पहुंचता रहा है। इसका बड़ा हिस्सा स्वतंत्र चीनी रिफाइनरियों द्वारा खरीदा जाता है, जिन्हें तेल उद्योग में टी पॉट रिफाइनर कहा जाता है। ये रिफाइनरियां चीन की बड़ी सरकारी कंपनियों से छोटी हैं, लेकिन मिलकर इनकी कुल क्षमता काफी बड़ी है। ईरानी तेल व्यापार जटिल शिपिंग और भुगतान नेटवर्क का भी उपयोग करता है, ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके। कुछ टैंकर बार-बार अपना नाम, स्वामित्व रिकॉर्ड या शिपिंग जानकारी बदलते रहते हैं। कभी-कभी कार्गो को ऐसे दिखाया जाता है मानो वो दूसरे देश से आया हो, इससे पहले कि वो खरीदार तक पहुंचे। इसे शैडो फ्लीट कहा जाता है। ये वे टैंकर हैं जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधित तेल ले जाने के लिए किया जाता है, जबकि असली स्रोत और लेन-देन में शामिल लोगों को छुपाने की कोशिश की जाती है। हर चीनी कंपनी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं होती। बड़ी सरकारी कंपनियां सतर्क रहती हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगने पर वे पश्चिमी बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से कट सकती हैं। लेकिन कुछ स्वतंत्र रिफाइनरों का अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से जुड़ाव कम है। इसलिए भले ही प्रतिबंध लगे हों, चीन ईरानी तेल के बड़े हिस्से का मुख्य गंतव्य बना रहा। और एक और वजह है कि ऐसी कुछ लेन-देन कैसे संभव हो पाती हैं। चीन के सभी तेल व्यापार का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना जरूरी नहीं है। कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में डॉलर प्रमुख मुद्रा रहा है। यह इसलिए अहम है क्योंकि जब भुगतान डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लेन-देन रोकने या दंडित करने की अधिक क्षमता है। लेकिन चीन रूस के कुछ तेल सौदे चीनी युआन में होते हैं। चीन और ईरान ऐसे भुगतान सिस्टम और वित्तीय संस्थान इस्तेमाल करते हैं जिनका अमेरिका से कम सीधा संबंध होता है। इससे चीन प्रतिबंधों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, लेकिन यह उन देशों के साथ व्यापार करने का एक अलग तरीका देता है जिनकी पश्चिमी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच सीमित है। इसलिए चीन का बड़ा तेल भंडार सिर्फ बहुत सारे स्टोरेज टैंक बनाने का नतीजा नहीं है, ये एक व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है। ज्यादा से ज्यादा सप्लायर रखना, जहां संभव हो पाइपलाइन का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक परिवहन का विस्तार करना, बिजली के वैकल्पिक स्रोत अपनाना, जब भी मौका मिले ज्यादा से ज्यादा तेल का भंडारण करना, और वित्त और शिपिंग के लिए किसी एक ही व्यवस्था पर निर्भरता को कम करना। सिर्फ इतना ही नहीं, जब होर्मुज जलडमरू मध्य में बाधा आई, तो ये सारी तैयारियां एक साथ बहुत महत्वपूर्ण हो गईं। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने आई है। अगर चीन सबसे ज्यादा निर्भर देशों में है, तो उसकी तैयारियां सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी मददगार क्यों हैं? वो यह भी उसी सप्लाई के लिए है। चीन की कार्रवाई का असर अब घरेलू ऊर्जा रणनीति से बढ़कर पूरे वैश्विक तेल बाजार तक पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ तेल ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है कि इसे खरीदने के लिए कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में आमतौर पर तेल की खरीद फरोख्त में अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। अगर एक ही मुद्रा हो, तो सब कुछ आसान हो जाता है। हर देश में अलग मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ती। अभी अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में सबसे मजबूत मुद्रा है। इसी कारण अमेरिका को वित्तीय प्रतिबंधों में बड़ी ताकत मिलती है।
जब कोई लेन देन डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम से होकर जाता है, अमेरिकी सरकार उन कंपनियों को रोक या दंडित कर सकती है जो प्रतिबंधित देशों के साथ लेन देन करती हैं। यही समस्या ईरान और रूस को भी झेलनी पड़ी है। पश्चिमी प्रतिबंध सख्त होने पर चीन का रूस और ईरान से व्यापार में युआन का उपयोग बढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युआन ने डॉलर की जगह ले ली है। अभी इसमें समय है, पर रूस और ईरान के लिए युआन फायदेमंद है, क्योंकि वे इससे चीन से कई उत्पाद खरीद सकते हैं। क्योंकि चीन सबसे बड़ा माल निर्यातक है, इसलिए उसकी मुद्रा तक पहुंच जरूरी है और इसी से उसे बढ़त मिलती है। क्योंकि अब रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले बहुत कम रह गए हैं, चीन उनके सबसे अहम खरीदारों में से एक बन गया है, और क्योंकि खरीदार कम हैं, उन्हें चीन को तेल सस्ता बेचना पड़ रहा है। यूरोप से खरीदार कम होने के बाद चीन ने रूस से बहुत सस्ता तेल खरीदा। वहीं ईरान से भी चीन लगातार तेल खरीद पा रहा है, भले ही अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से चीन ने अलग अलग देशों से बहुत सारा तेल हासिल किया और अपने पास बड़ा भंडार जमा कर लिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चीन ने जो भी तेल जमा किया है वो सिर्फ ईरान और रूस से ही आया है। चीन के पास कई सप्लायर हैं, जिनमें सऊदी अरब, इराक, ब्राजील और अन्य तेल उत्पादक देश शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की सप्लाई अब और भी ज्यादा विविध हो गई है। अब उसके पास ज्यादा विकल्प हैं, और जब मध्य पूर्व में बड़ी उथल-पुथल आई, तो बीजिंग ने उस फायदे का इस्तेमाल किया। लेकिन चीन क्यों चाहेगा कि संकट के समय वो वैश्विक बाजार से अपनी खरीदारी में इतनी बड़ी कटौती करे? सबसे सीधा जवाब है ऊर्जा सुरक्षा। चीन सरकार लंबे समय से आयातित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता की समस्या के बारे में सोच रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच एक सकरा समुद्री मार्ग है। यहाँ से पूर्वी एशिया जाने वाले बहुत सारे टैंकर गुजरते हैं। 2025 की पहली छमाही में मलक्का से हर दिन 23 मिलियन बैरल से अधिक तेल और पेट्रोलियम तरल पदार्थ गुजरे, और उस मार्ग से गुजरने वाले तेल का लगभग आधा हिस्सा चीन जाता है। इसीलिए बीजिंग लंबे समय से सोच रहा है कि अगर कोई बड़ा सैन्य संघर्ष हो जाए और जहाजों को इस इलाके से गुजरने में दिक्कत हो तो क्या होगा। इसे अक्सर मलक्का दुविधा कहा जाता है। समस्या सीधी है, अगर चीन को इतनी ज्यादा आयातित तेल पर निर्भर रहना पड़े जो सकरे समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है, तो युद्ध के समय यह एक बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ताइवान को लेकर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर एशिया में बड़ा संघर्ष होता है तो चीन के शिपिंग रूट्स प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका मलक्का को खुद से बंद नहीं कर सकता या चीन का सारा तेल नहीं रोक सकता। कुछ अन्य समुद्री रास्ते भी हैं। रूस, मध्य एशिया और म्यांमार से पाइपलाइनें हैं, लेकिन समुद्री व्यापार में कोई बड़ा व्यवधान चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महंगा होगा। इसलिए समझ आता है कि चीन ने तेल भंडारण और पाइपलाइनों पर इतना खर्च क्यों किया है। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कोयला, इलेक्ट्रिक वाहन और रेलवे, ये सिर्फ जलवायु या सस्ती ऊर्जा के बारे में नहीं है। यह तैयारी इसलिए है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में देश को आसानी से पंगु न बनाया जा सके। और ईरान युद्ध उस रणनीति के लिए एक असली परीक्षा बन गया। लेकिन चीन के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरी तरह न गिरना महत्वपूर्ण होने की एक और वजह है निर्यात। चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उत्पाद बनाकर उन्हें दूसरे देशों में बेचने पर निर्भर है। चीन की फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं, मशीनें, उपकरण, वाहन, बैटरियां, कपड़े और कई अन्य उत्पाद जो दुनिया भर में बिकते हैं। इसलिए जब भारी तेल की कमी होती है और यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ गिर जाती हैं, चीन को भी नुकसान होगा। जब दूसरे देश मुश्किल में होते हैं तो वे कम उत्पाद खरीदते हैं। जब ऑर्डर कम होते हैं तो चीनी फैक्ट्रियों को भी कम उत्पादन करना पड़ता है। इसलिए बीजिंग का खुद का भी हित है कि वह वैश्विक ऊर्जा संकट को बहुत ज्यादा बिगड़ने से रोके। इस तरह चीन का तेल आयात कम करना सिर्फ दूसरे देशों की मदद करना नहीं है, ये अपने ग्राहकों की भी रक्षा करता है। और जब चीन ऐसा करता है तो तेल बाजार में एक और असर दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा खरीदार है, यह वैश्विक मांग को ऐसे बदल सकता है जैसा ज्यादातर देश नहीं कर सकते। आमतौर पर हम तेल बाजार में ताकत को सप्लाई की तरफ से देखते हैं। सऊदी अरब और अन्य ओपेक उत्पादक देश उत्पादन बढ़ा या घटा सकते हैं,
रूस भी एक बहुत बड़ा निर्यातक है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और उसका वैश्विक वित्त और शिपिंग सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव है। लेकिन इस संकट ने दिखा दिया कि एक बहुत बड़ा खरीदार भी ताकतवर हो सकता है। जब चीन अचानक हर दिन लाखों बैरल तेल खरीदना बंद कर देता है, बाकी सप्लाई के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। जब चीन तेजी से बाजार में लौटकर ज्यादा खरीदारी करता है, तो मांग और कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजिंग तेल की कीमत नियंत्रित करता है। कई और बातें भी असर डालती हैं। ओपेक प्लस का उत्पादन, अमेरिकी शेल, युद्ध, वैश्विक आर्थिक विकास, इन्वेंट्री और दूसरे देशों से मांग। लेकिन ये साफ है कि चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। यही इस संकट द्वारा दिखाए गए मुख्य बदलावों में से एक है। एक और बात स्पष्ट करनी है। हमें नहीं पता कि शी जिनपिंग ने चीन की तेल रणनीति का इस्तेमाल अमेरिका पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया या नहीं। कुछ अटकलें हैं कि ये स्थिति बीजिंग को वॉशिंगटन से बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकती है। लेकिन ये कहने के लिए कोई पर्याप्त सार्वजनिक सबूत नहीं है कि चीन ने तेल आयात का इस्तेमाल राजनीतिक रियायत के बदले में सीधे तौर पर किया। अन्य कारण ज्यादा स्पष्ट है। बीजिंग को अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा करनी चाहिए। उसे चीन के निर्यात बाजारों की भी रक्षा करनी चाहिए और उसे इस जोखिम को भी कम करना है कि एक दिन देश को जरूरी आयातित ऊर्जा की आपूर्ति रुक सकती है। इसलिए जो सबसे बड़ा सबक मिला वह ये नहीं है कि चीन ने दुनिया को बचाया। असल में जो हुआ वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए जो रणनीति अपनाई, उसका दूसरे देशों पर बड़ा असर पड़ा। जब चीन अपने भंडार का उपयोग करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम खरीदता है, तो बाकी खरीदारों को ज्यादा तेल मिलता है। इससे कीमत और सप्लाई पर दबाव कम करने में मदद मिली, जब पूरी दुनिया दूसरे रास्ते और स्रोत ढूंढ रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या खत्म हो गई है। जब तक होर्मुज जलडमरू मध्य और दूसरी बड़ी शिपिंग रूट्स खतरे में हैं, तब तक वैश्विक तेल बाजार असुरक्षित रहेगा और चीन के तेल भंडार भी अनंत नहीं हैं। जब लंबे समय तक भंडारण से निकाला जा रहा तेल नई सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, एक समय ऐसा आएगा जब उसे फिर से ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा। उस वक्त वैश्विक बाजार पर फिर से दबाव आ सकता है। इसलिए जो हुआ उसकी असली अहमियत यही है। 2026 में जो हुआ एक अस्थायी तेल संकट से कहीं बड़ी है। इसने दिखाया कि वैश्विक ऊर्जा प्रणाली में ताकत का स्रोत अब बदल रहा है। पहले चर्चा का केंद्र लगभग पूरी तरह बड़े उत्पादक और पश्चिमी वित्तीय शक्तियां थीं। अब इसमें चीन को भी शामिल करना जरूरी है। इसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा तेल उत्पादक है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत बड़ा खरीदार है। इसके पास बड़े भंडार, कई वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग हैं और ये बाजार बदल सकता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काफी तेल खरीदना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो चीन ने कई साल उस दिन की तैयारी में बिताए हैं जब बड़ी ऊर्जा संकट आ जाए, और जब संकट आया पूरी दुनिया ने देखा कि उस तैयारी ने चीन की कितनी मदद की। जो उम्मीद नहीं थी वो ये कि दूसरे देशों को भी इसका फायदा हुआ, और शायद यही वैश्विक तेल की कहानी में सबसे बड़ा बदलाव है। अगली बड़ी ऊर्जा संकट में दुनिया अब सिर्फ ये नहीं देखेगी कि सऊदी अरब, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका कितना तेल निकाल सकते हैं। इस पर भी नजर रखी जाएगी कि चीन कितना तेल खरीदने या ना खरीदने का फैसला करता है।